Hello students, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor BBD ITM, Lucknow. In this lecture series, we are studying about transportation engineering. In today's lecture, we will discuss about vertical alignment and vertical curves. So, contents of today's lectures are gradient, summit curve and valley curve. So, let's start. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रेडियंट का इंट्रोडक्शन किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेडियंट जो होता है वो एक वर्टिकल स्लोप होता है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, यानी कि अगर हमारे रोड के पाथ में या अलोंग द रोड स्ट्रेच अगर हमारा वर्टिकल राइज और फॉल होता है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल तो हम उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को जो एक्सप्रेस करने का जो कंडीशन होता है वो होता है 1/n, मतलब एक यूनिट हॉरिजॉन्टल में कितना यूनिट वर्टिकल है। एक यूनिट, आप यूनिट को आप रिप्रेजेंट करते हैं किलोमीटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रेच की बात कर रहे हैं। अगर आप लंबी दूरी की बात करें तो आपको किलोमीटर से स्ट्रेच डिफाइन करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, तो आप उसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल स्ट्रेच बात करोगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ ग्रेडियंट की बात करें तो टाइप ऑफ ग्रेडियंट में जो पहला टाइप का ग्रेडियंट हम डिस्कस करेंगे, हम लोग वो बात करेंगे रूलिंग ग्रेडियंट। देन वी विल फर्दर प्रोसीड टू लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एंड मिनिमम ग्रेडियंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो रूलिंग ग्रेडियंट की हम लोग बात करते हैं। तो रूलिंग ग्रेडियंट जो का मतलब क्या होता है? रूलिंग मतलब जो डोमिनेट कर रहा है, जो उस रोड पे के पूरे स्ट्रेच पे वो डोमिनेट करेगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो हम ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करेगा? वो डोमिनेट करेगा। तो रूलिंग ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? रूलिंग ग्रेडियंट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट विद इन विच द डिजाइनर अटेम्प्ट्स टू डिजाइन द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड। अब रूलिंग ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि आपको उस ग्रेडियंट से हमेशा जो वैल्यू है वो नीचे रखनी चाहिए। कोशिश की जाती है कि आपका जो ग्रेडियंट यानी कि आपका जो वर्टिकल स्लोप की वैल्यू है आपके रोड पे, उसकी वैल्यू रूलिंग ग्रेडियंट से हमेशा कम होनी चाहिए। उस टाइप के ग्रेडियंट को हम लोग बोलते हैं क्या? रूलिंग ग्रेडियंट। दूसरी बात, रूलिंग ग्रेडियंट का और क्या नाम दिया जाता है? रूलिंग ग्रेडियंट को बोला जाता है डिजाइन ग्रेडियंट। मतलब ये मैक्सिमम ग्रेडियंट है जो हम रोड पे प्रोवाइड कर पा रहे हैं इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। आप किसी इससे ज़्यादा ग्रेडियंट आप इस पर्टिकुलर रोड पे सपोज करते हैं कि हम लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं, लखनऊ से कानपुर की रोड की बात करें तो लखनऊ से कानपुर के रोड में कहीं कहीं पे हो सकता है कि उसके रोड के जो अलाइनमेंट है उसके क्रॉस सेक्शन पॉइंट की बात करें, उसके एलिवेशन के हिसाब से हमें कहीं रोड पे डिप देखने को मिलेगा, कहीं पे राइज देखने को मिलेगा। लेकिन कितना डिप मैक्सिमम हो सकता है, कितना मैक्सिमम राइज हो सकता है, वो कौन डिफाइन करेगा? तो वो इंजीनियर डिफाइन करेगा। और वो उस राइज और फॉल की बात हम करेंगे तो उसकी बात करेंगे रूलिंग ग्रेडियंट में। रूलिंग ग्रेडियंट के लिए आपको जो फैक्टर डिफाइन करना होता है, जो फैक्टर कंसिडर करना है, वो होता है कि आपका टेरेन टाइप कौन सा है, कितनी दूरी की बात आप कर रहे हैं, कितना आपका रोड का स्ट्रेच है, दूसरी बात उस रोड का डिजाइन स्पीड कितना है, और पावर ऑफ व्हीकल मतलब कौन सा व्हीकल उस रोड पे चल रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप छोटे कार व्हीकल की बात करें, लाइक 4 व्हीलर की बात करें, कार की बात करें, तो उनमें ट्रैक्शन पावर जो होता है वो ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू हेवी व्हीकल। लोडेड ट्रक की बात करें तो ट्रक पे ट्रैक्शन पावर कम होता है। ट्रैक्शन पावर मतलब अगर वर्टिकल स्लोप की बात करें तो ट्रक को ट्रैवल करने में उस वर्टिकल कर्व को, वर्टिकल अलाइनमेंट को दिक्कत होगी, वह कार आराम से ट्रैवल कर सकता है। दो रीजन है, या तो दोनों के वेट में डिफरेंस है, वेट में डिफरेंस होता है तो होगा तो जिसके कारण से डाउनवर्ड वेट जो होता है यानी कि ग्रेविटी के नीचे तरफ जो वेट लग रही होगी वो ट्रक का ज्यादा होगा, जिसका उसे रेसिस्टेंस ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन बात आती है तो ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पावर ऑफ व्हीकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितने कौन सा व्हीकल चल रहा है? अगर हाईवे है तो उसमें सभी टाइप के व्हीकल चलेंगे तो उसके हिसाब से आपको ग्रेडियंट डिसाइड करना पड़ेगा। स्टेट हाईवे है, बाईपास रोड है, तो बात की जाएगी कि हाँ सिर्फ इसमें सिर्फ हेवी व्हीकल ही चलेगा या सिर्फ छोटी गाड़ियाँ चलेगी। तो उस रोड के टाइप के हिसाब से उस पर व्हीकल जो ट्रैवल कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग रूलिंग ग्रेडियंट की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे लिमिटिंग ग्रेडियंट की बात करते हैं। लिमिटिंग ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग ग्रेडियंट का मतलब होता है कि ऐसा ग्रेडियंट जो कि स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट है। आप सब रूलिंग मतलब क्या हुआ कि अगर आप रूलिंग ग्रेडियंट कुछ इस हिसाब से प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ पे एंगल जो बन रहा था थीटा इक्वल टू, अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एंगल 30 डिग्री बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था, हम इसको दे रहे हैं कि ये रूलिंग ग्रेडियंट है। लेकिन कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस हुआ, कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस हुआ जहां पे अगर हम रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं तो रोड के कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि ये बहुत ही मतलब अगर आपको इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट पे जाना है तो आप इतनी दूर की ट्रेवल, इतना दूर आपको स्लो प्रोवाइड करना पड़ेगा, इतनी दूर आपको स्लो प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें लिमिटिंग ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट की, तो हम लोग क्या करेंगे? लिमिटिंग ग्रेडियंट का सबसे पहला क्या स्टेप है कि इसका जो कंडीशन होता है वो स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट होता है। मतलब कि आप यहाँ से यहाँ तक रोड पर ट्रैवल किए और एक स्टीप स्लोप बना है, और ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 100% है कि ग्रेटर देन 30 डिग्री ही होगा, 100% ग्रेटर देन 30 डिग्री है।
और इसमें क्या हुआ कि आपका जो वर्टिकल अलाइनमेंट की जो स्ट्रेच थी, लेंथ थी, वर्टिकल अलाइनमेंट की जो लेंथ थी वो आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसके कारण से आपका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कम हो गया, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कम हो गया। ठीक है, तो लिमिटिंग ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि लिमिटिंग ग्रेडियंट इज स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट। है तो स्लोपी, ग्रेडियंट है तो स्लोपी, लेकिन ये क्या है, रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा स्टीपर है, मतलब उसका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा है। दूसरा, ये तब यूज किया जाता है इंजीनियर के द्वारा व्हेन कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, जब आप रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका इसमें कंडीशंस क्या क्या है, आपको लिमिटिंग ग्रेडियंट तभी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जहां पे आप स्ट्रेच ऑफ रोड को लिमिट कर सके, मतलब कि आपको कम दूरी की बात की जा रही है, थोड़ी दूर की बात की जा रही है तब। अगर ज्यादा स्ट्रेच ऑफ रोड तो अभी भी हो रहा है, तभी अभी भी आप उस ग्रेडियंट को प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर आप हिली रीजन में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इट इज फ्रीक्वेंटली आपके पास में ये ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हिली रीजन में क्या होता है ना कि पीक तक पहुंचने के लिए, किसी भी हिल के पीक तक पहुंचने के लिए आप अगर रूलिंग ग्रेडियंट की बात करेंगे तो आपका लेंथ ऑफ रोड ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है कि वहां पे रूलिंग ग्रेडियंट को एक्सीड किया जाता है, लेकिन लिमिटिंग ग्रेडियंट से नीचे रखी जाती है वैल्यू, या मैक्सिमम लिमिटिंग ग्रेडियंट तक आप वैल्यू रख सकते हैं। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होता है, ये एक स्टेप और फर्दर हम पहुंच गए, एक स्टेप और आगे जाना है, यानी कि इट इज स्टीपर देन लिमिटिंग ग्रेडियंट, मतलब ऐसा ग्रेडियंट जो लिमिटिंग ग्रेडियंट की बात, नाम से पता चला एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, तो इट इज स्टीपर देन लिमिटिंग ग्रेडियंट, और इट इज प्रोवाइडेड ओनली इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन आ गया जहां पे आप रूलिंग ग्रेडियंट भी नहीं प्रोवाइड कर सकते और लिमिटिंग ग्रेडियंट भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप उस केस में एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, और इसका भी क्या है, रूलिंग ग्रेडियंट की तरह, लिमिटिंग ग्रेडियंट की तरह इसमें भी स्ट्रेच ऑफ रोड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसका नेक्स्ट का बात आती है मिनिमम ग्रेडियंट की बात। अब मिनिमम ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसवर्स स्लोप और मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्लोप दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू अवॉइड लॉगिंग ऑफ वाटर, मतलब इतना मिनिमम स्लोप आपको प्रोवाइड करना है कि आप उस रोड के सरफेस पे प्रॉपर ड्रेनेज आप इंश्योर कर पाओ, रोड पे पानी इकट्ठा ना हो, पानी जमा ना हो। इसके लिए जो आपको स्लोप प्रोवाइड करना पड़ रहा है, वर्टिकल स्लोप आपको प्रोवाइड करना पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट की वैल्यू जो होती है जनरल केस में वो कैम्बर के बराबर में होती है, क्योंकि कैम्बर भी क्या होता है, एक ट्रांसवर्स स्लोप होता है, एक क्रॉस सेक्शन स्लोप होता है, तो कैम्बर के बराबर में जनरली आप मिनिमम ग्रेडियंट की वैल्यू रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात होती है कि मिनिमम, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम ग्रेडियंट की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तो ये प्रोवाइड की जाती है 1 in 500 फॉर कंक्रीट ड्रेन। अगर आपके रोड में कंक्रीट यानी कि कंक्रीट के ड्रेनेज बने हुए हैं तो 1 in 500 आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या 1 in 200 और 1 in 100 आप प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर ओपन सॉइल। मतलब कच्चे ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो आप 1 in 100 या 1 in 200 का वर्टिकल स्लोप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कंक्रीट ड्रेन की बात करें तो 1 in 100 भी बात करेंगे। मिनिमम ग्रेडियंट किस पे डिपेंड करता है, मिनिमम ग्रेडियंट डिपेंड करता है कि रेनफॉल की इंटेंसिटी उस एरिया में कितनी है, सॉइल का टाइप क्या है, उसकी पोरोसिटी कितनी है, उसमें उसकी परमिबिलिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, और अदर साइड कंडीशंस के हिसाब से, टाइप ऑफ टेरेन के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास रोलिंग ग्रेडियंट है, लिमिटिंग ग्रेडियंट है और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है। अगर आप प्लेन एंड रोलिंग रीजन की बात करें, तो जो रूलिंग ग्रेडियंट है इसकी वैल्यू जो होती है 1 in 30 यानी कि 3.3% के बराबर में। लिमिटिंग ग्रेडियंट जो होती है इट इज इक्वल टू 1 in 20 यानी कि 5%, और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होती है 1 in 50 यानी कि 6.7%। अगर आप माउंटेनियस है या स्टीप एलिवेशन है जहां पे जो मीन सी लेवल की जो हाइट है वो 3 मीटर से ज़्यादा ऊपर है वो पॉइंट, तो उस केस में अगर आप बात करें तो आप रूलिंग ग्रेडियंट 1 in 20 प्रोवाइड करेंगे, लिमिटिंग ग्रेडियंट 1 in 16 या 17 के अप्रॉक्सीमेटली में प्रोवाइड करेंगे, और अगर आप एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की बात करें तो 1 in 14.3 प्रोवाइड करेंगे। और अगर फर्दर अगर आप माउंटेनियस रीजन में एलिवेशन 3000 मीटर से एबव MSL से ऊपर है तो उस केस में अगर आप रूलिंग ग्रेडियंट की बात करें तो 1 in 16 प्रोवाइड करेंगे, 1 in 14.3 आपका लिमिटिंग ग्रेडियंट होगा, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट 1 in 12.5। 1 in 12 का मतलब क्या कि अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अगर कोरिलेट करते हैं तो पहला वैल्यू जो है प्लेन रीजन के केस में आप एक यूनिट चलने के लिए, एक यूनिट हॉरिजॉन्टल चलने के लिए आप 12.5 का बाद 12.5 अपलिफ्ट कर रहे हैं, 12.5 अपलिफ्ट कर रहे हैं। वहीं अगर आप पहले प्लेन रीजन की बात करें तो एक यूनिट चलने के लिए आपको सिर्फ 1 in 15 का अपलिफ्टमेंट करना पड़ा। मतलब क्या है कि आप स्लोप जो है वो कम कर रहे हैं, आपका स्लोप जो है वो स्टिप से नॉर्मल की तरफ जा रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेड कंपनसेशन की। तो ग्रेड कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व इंट्रोड्यूस करना होता है और जहां पे शार्प
कर्व जो हॉरिजॉन्टल कर्व जो होता है वहाँ से एक वर्टिकल कर्व स्टार्ट होने वाला होता है, तो आप उस केस में क्या होता है कि आपको ग्रेड को कंपनसेट करना पड़ेगा सो दैट कि एक्सीडेंट के चांसेस जनरेट ना हो, डेवलप ना हो. When a sharp horizontal curve is to be introduced on a road which has already a maximum permissible gradient, मतलब आपने ग्रेडियंट की डिजाइन पहले कर चुके हैं, अगर उस केस में अगर आपके ट्रैक्टिव फोर्स को कम नहीं होना, क्योंकि जब हम ट्रेवल करते हैं एक हॉरिजॉन्टल कर्व पे, हॉरिजॉन्टल कर्व मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो कर्व है, लाइक ए सर्कुलर रीजन की तरफ बात करें, तो अगर आप जब एक हॉरिजॉन्टल कर्व पे ट्रेवल कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप अपनी व्हीकल की स्पीड को डी एक्सेलरेट करके कम कर चुके हैं ताकि आपकी व्हीकल ओवरटर्न ना हो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से. और उसके साथ ही अगर आपको अपलिफ्ट मतलब एक अपर कर्व पे जाना होगा तो आपकी वैल्यू ऑलरेडी कम है, और एक कर्व को ट्रैवल करने के लिए आपको स्पीड यानी कि आपको पावर ज़्यादा चाहिए, एक्सेलरेशन आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन आपकी स्पीड कम है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेड को कंपनसेट करना पड़ेगा. आपको ग्रेड को कंपनसेट मतलब ग्रेड को कम करना पड़ेगा सो दैट कि वो व्हीकल जो है, वो जो अभी व्हीकल ट्रैवल कर रहा है वो वर्टिकल अलाइनमेंट को भी अच्छे से विदाउट किसी ज़्यादा परेशानी से, विदाउट डिफिकल्टी से उसको ट्रैवल कर रहे हैं. तो ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू क्या होती है, तो ग्रेड कंपनसेशन इक्वल टू होता है 30 प्लस आर बाई आर. 30 प्लस आर बाई आर परसेंटेज में निकलती है, आर जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्व होता है, और ग्रेड कंपनसेशन जो इससे जो भी वैल्यू आपकी निकलेगी, इससे जो भी वैल्यू निकलेगी, दिस वैल्यू शुड मस्ट बी लेस देन 75 बाई आर. 75 बाई आर से कम होनी चाहिए. अब बात आती है कि ग्रेड कंपनसेशन कब प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, तो ग्रेड का एज पर एज IRC ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रेड्स फ्लैटर देन 4%. अगर 4% से नीचे का ग्रेड है, अगर आप ग्रेडियंट की वैल्यू 4% से नीचे है तो आप जरूरी नहीं है कि आपको ग्रेड कंपनसेशन लगाना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है. लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लगाना है तो मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन जो होगा दैट इज लिमिटेड टू 75 बाई आर, दैट शुड बी लिमिटेड टू 75 बाई आर के बराबर में. ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आज का टॉपिक है हम लोगों का वो है वर्टिकल कर्व्स. वर्टिकल कर्व्स का मतलब, अभी तक हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व की बात कर रहे थे. हॉरिजॉन्टल कर्व में हम लोगों ने बोला था कि जनरली 3 टाइप के कर्व होते हैं, बर्नौली, लेमनिस्केट एंड स्पाइरल. अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व क्या होता है, तो वर्टिकल कर्व क्या होता है कि आप लोग जब भी हम लोग रोड पे ट्रैवल करते हैं, खासकर जब हिली रीजन में ट्रैवल करते हैं, तो जैसे हम जहाँ चल रहे हैं फिर ऊपर आ गए, फिर ऐसे इस तरीके से आप ट्रैवल करते हैं, इस तरीके से ट्रैवल करते हैं, तो ये क्या है, ये वर्टिकल कर्व है, ये वर्टिकल कर्व. हॉरिजॉन्टल कर्व क्या था, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है. तो हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कर्व ये था पूरा. आप इस रोड के बीच में चल रहे हैं, ये रोड का साइड व्यू नहीं है, आप इस रोड के को ऊपर से एनालाइज करें, आप इसके टॉप व्यू से एनालाइज करें, कि आप इस रोड को ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से आपको क्या रोड दिखने को मिल रहा है, इस तरीके से, ये इस तरीके से मूव कर रहा है. और ये वर्टिकल कर्व क्या है, वर्टिकल कर्व मतलब लाइक दिस, जिगजैग मैनर में, उसको बोलते हैं वर्टिकल कर्व. ठीक है, तो वर्टिकल कर्व जनरली 2 टाइप के होते हैं. पहला जो टाइप है उसको हम लोग बोलेंगे सबमिट कर्व, और या इसका दूसरा नाम क्या है, क्रेस्ट कर्व. और दूसरा जो टाइप है इसको बोलते हैं वैली कर्व या शैग कर्व. पहला जो टाइप है वर्टिकल कर्व का उसको हम लोग बोलते हैं सबमिट कर्व या क्रेस्ट कर्व, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं वैली कर्व या शैग कर्व. सबमिट कर्व का क्या मतलब होता है, सबमिट कर्व का मतलब होता है कि एक सबमिट की तरह यानी कि लाइक दिस सबमिट की तरह. और सैग कर्व का मतलब क्या होता है, या वैली कर्व का एक घाटी के, वैली मतलब क्या होता है, घाटी यानी कि समथिंग नीचे, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये वैली कर्व हो गया. आगे हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले हैं. और ये क्या है, ये सबमिट कर्व है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबमिट कर्व के बारे में. सबमिट कर्व का मतलब क्या हुआ, सबमिट कर्व इज द कन्वेक्स अपवर्ड एंड कनकेव डाउनवर्ड. सबमिट कर्व क्या होता है, वो कन्वेक्स अपवर्ड एंड कॉनकेव डाउनवर्ड, मतलब कि कन्वेक्स वाला पोर्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और कन्वेक्स वाला पोर्शन क्या होगा, कनकेव वाला पोर्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा. तो इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, सबमिट कर्व. सबमिट कर्व के लिए जो आप प्रीफर्ड शेप होता है सबमिट कर्व के लिए, वो प्रोवाइड की जाती है स्क्वायर पैराबोला के शेप में हम चाहते हैं. पैराबोला किसका शेप का मतलब क्या हुआ, पैराबोला इस तरीके से, इसको बोलते हैं पैराबोला. वैली कर्व में भी पैराबोला होता है, ये भी वैली कर्व का, लेकिन प्रीफर्ड शेप जो होता है वो सबमिट कर्व के लिए, वो कौन सा शेप होता है, प्रीफर्ड शेप फॉर सबमिट कर्व इज स्क्वायर पैराबोला. वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर पैराबोला पे आपके एक तो आपके पास क्या होता है कि सिंप्लिसिटी ऑफ इक्वेशन हो जाती है, मतलब आप उसके इक्वेशन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. और दूसरा जो ग्रेडियंट का जो रेट ऑफ चेंज है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब ग्रेडियंट यानी कि स्लोप की जो वर्टिकल स्लोप की चेंज होती है, वर्टिकल अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है ग्रेडियंट के बारे में, तो ग्रेडियंट का जो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज होता है वो यूनिफॉर्म होता है. किसके केस में, सबमिट कर्व के केस में. आइडियल की बात करें, अगर प्रेफर कर्व है स्क्वायर पैराबोला, लेकिन अगर आइडियल केस जाते हैं जो कि जनरली प्रोवाइड नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर हम आइडियल केस की बात करें तो आइडियल केस
और आइडियल कर्व फॉर सबमिट कर्व इज सर्कुलर, आइडियल कर्व फॉर सबमिट कर्व इज सर्कुलर। ओके, दूसरी बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबमिट कर्व पे ड्राइवर या व्हीकल के पैसेंजर को डिस्कंफर्ट फील नहीं होता। बात ध्यान से सुनिएगा, सबमिट कर्व पे जब आप ट्रेवल करेंगे, जब भी आप सबमिट कर्व पे ट्रेवल करेंगे, तो उस केस में व्हीकल के पैसेंजर और ड्राइवर को कोई भी डिस्कंफर्ट फील नहीं होता। इसलिए नहीं फील होता क्योंकि उसमें टाइम में जो आपकी ग्रेविटी है वो ग्रेविटी बैलेंस करती है, किसके थ्रू बैलेंस हो जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू बैलेंस हो जाती है। जो आपके व्हीकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा आपकी ग्रेविटी क्या हो जाती है, वो बैलेंस हो जाती है। इसीलिए कोई डिस्कंफर्ट आपको देखने को नहीं मिलता। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबमिट कर्व का कंडीशन है, सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अच्छा हाँ, सबमिट कर्व में आपको एक और वैल्यू निकालनी होती है, ये वैल्यू निकालनी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट की जो वैल्यू निकलती है, ये n इक्वल टू लिखा जाता है, n इक्वल टू लिखा जाता है n1 माइनस ऑफ n2, n1 माइनस ऑफ n2 विथ साइन, जहाँ पे n1 n2 क्या है, n1 n2 दोनों जो ज्वाइनिंग का टेंजेंट आ रहा होगा कर्व का, उन दोनों कर्व का ग्रेडियंट की वैल्यू है n1 n2। दोनों जो भी कर्व ज्वाइन होके एक वर्टिकल कर्व बन रहा होगा, उन दोनों के टेंजेंट की जो के स्लोप की जो वैल्यू होगी वो n1 और n2। हो सकता है कि दो डाउनवर्ड एक वर्टिकल स्लोप मिलकर सबमिट कर्व बन रहा होगा। लाइक एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास अपवर्ड स्लोप था, असेंडिंग स्लोप बोल सकते हैं, और ये हमारे पास डाउनवर्ड स्लोप था। तो इस केस की बात करें तो इस केस में अगर आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना होगा, तो अगर हम विथ साइन की बात करें तो n1 माइनस ऑफ n2, क्योंकि डिसेंडिंग है तो इसलिए इक्वल होकर क्या बन गया, n1 प्लस n2। सिमिलरली अगर यहाँ बात करें, इस केस की बात करें तो ये क्या डिसेंडिंग है, ये क्या है असेंडिंग कर्व है, ठीक है। तो इस केस की बात करें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू माइनस n1 माइनस ऑफ n2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 माइनस ऑफ n1, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट इक्वल टू होता है n1 माइनस ऑफ n2 विथ साइन। साइन इंपॉर्टेंट है, साइन का जब यूज करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लेंथ ऑफ सबमिट कर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में पैराबोला का जो जनरल इक्वेशन होता है, जो आप सबमिट कर्व के लिए यूज करेंगे, वो पता होना चाहिए। दिस वैल्यू इज इक्वल टू y बाई nx स्क्वायर अपॉन 12। ये पैराबोला का जनरल इक्वेशन होता है जो कि हम सबमिट कर्व के लिए यूज करते हैं, जहां पे n क्या होता है, n जो होता है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का एंगल होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट की जो एंगल होती है उसको हम लोग बोलते हैं n। l क्या, l होता है लेंथ ऑफ कर्व। x क्या, x जो होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने पे ये स्लोप की वैल्यू आती है। तो अगर इसमें भी हमारे पास में दो केस आता है। पहला केस क्या आता है कि जब लेंथ ऑफ कर्व जो है वो साइड डिस्टेंस से ज्यादा बड़ा है, लेंथ ऑफ कर्व साइड डिस्टेंस से ज्यादा बड़ा है या लेंथ ऑफ कर्व साइड डिस्टेंस से कम है। तो साइड डिस्टेंस में भी यहाँ पे जो आप लेंथ ऑफ सबमिट कर्व में जो साइड डिस्टेंस हम लोगों को कंसीडर करना होता है, वो कंसीडर करना होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, दोनों साइड डिस्टेंस की बात कंसीडर करनी होती है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी चाहिए और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी चाहिए। तो हम पहला केस जो हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं वो केस कौन सा है, वो केस है लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। उसमें भी जो सबसे पहला केस है, वो सबसे पहला केस हम लोग पढ़ेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस की। तो अगर लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है, इफ द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, देन लेंथ ऑफ सबमिट कर्व का जो फॉर्मूला आता है, लेंथ ऑफ कर्व जो आप मिलेगा वो मिलेगा LC इक्वल टू NS स्क्वायर अंडर रूट अंडर 2h प्लस 2h का होल स्क्वायर, NS स्क्वायर। अब यहाँ पे n क्या है, n हम लोगों को पता है डेविएशन एंगल, यानी कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट का जो एंगल था, डेविएशन एंगल इसको बोलते हैं। h जो था ये हाइट ऑफ ड्राइवर, मतलब रोड से ड्राइवर का हाइट कितना है, ड्राइवर के आई साइट, ड्राइवर की हाइट मतलब ड्राइवर की हाइट नहीं, ड्राइवर के आई साइट की हाइट, ड्राइवर के आई साइट की हाइट, रोड के सरफेस से उसकी आई साइट की हाइट कितनी है, स्मॉल h है जनरली, सॉरी ये यहाँ पे स्मॉल h है, ये स्मॉल h इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रोड पे जो भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि चाहे वो सामने वाला व्हीकल क्यों ना हो, तो रोड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, रोड पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन रखा हुआ उस ऑब्जेक्ट का इन मीटर। और s क्या है, साइड डिस्टेंस है। साइड डिस्टेंस डिपेंड करता है कि आप कौन से साइड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से। तो अगर लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है, हम अभी बात नहीं कर रहे हैं कौन सा साइड डिस्टेंस है, लेकिन बस बात कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। तो इफ लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, देन आपके पास जो जनरल इक्वेशन हुआ है लेंथ ऑफ सबमिट कर्व निकालने का, दैट इज इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 2 इंटू कैपिटल H प्लस रूट अंडर 2 स्मॉल h का होल स्क्वायर।
तो अगर आप इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट करें, अगर हम बात करें फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करें, अगर आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हाइट ऑफ ड्राइवर आई की वैल्यू जो IRC के हिसाब से रिकमेंड की गई है वो 1.5 मीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो रोड पे रखी गई है उसकी वैल्यू IRC ने रिकमेंड किया 0.5 मीटर। मतलब ये दोनों वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे और यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे और ये वैल्यू निकल के आएगा LC इक्वल टू NS² अपॉन 4.4, LC इक्वल टू NS² अपॉन 4.4। और अगर आप यहाँ पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करे थे तो IRC के अकॉर्डिंग h इक्वल टू स्मॉल h इक्वल टू 1.5 मीटर, क्योंकि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में सामने वाली गाड़ी की बात हो रही होती है ना, इसीलिए। तो h इक्वल टू स्मॉल h इक्वल टू 1.5 मीटर, और इसकी वैल्यू फिर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और तब जो LC की वैल्यू निकल के आती है, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट एज NS² अपॉन 9.6, NS² अपॉन 9.6। उसके बाद लेंथ ऑफ कर्व अगर साइड डिस्टेंस से कम है तो उस केस में लेंथ ऑफ सबमिट कर्व की वैल्यू क्या होगी। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जब लेंथ ऑफ कर्व साइड डिस्टेंस से ज्यादा है उस केस में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने लेंथ ऑफ कर्व निकाला था। अब हम बात करेंगे अगर लेंथ ऑफ कर्व साइड डिस्टेंस से कम है तो उस केस में दोनों कंडीशंस के लिए, यानी कि साइड डिस्टेंस के लिए और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए आप कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो जनरल इक्वेशन फिर से बात करें तो जनरल इक्वेशन इज LC इक्वल टू 2s माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू h प्लस 2h का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, जहां पे फिर से वही बात है, h इक्वल टू क्या है, h इक्वल टू है हाइट ऑफ ड्राइवर आई साइट लेवल, स्मॉल h इक्वल टू क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, s इक्वल टू क्या है साइड डिस्टेंस है। तो अगर हम बात करें फिर से स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस तो कंडीशन है h की वैल्यू 1.5 मीटर, स्मॉल h की वैल्यू 0.15 मीटर। तो हम उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी, दिस वैल्यू इज कमिंग एज 2s माइनस 4.4n, 2s माइनस 4.4n। और फॉर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की हम बात करें, फॉर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करें तो LC इक्वल टू निकलता है 2s माइनस 9.6 अपॉन n, 9.6 अपॉन n। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें अगर आपके सबमिट कर्व में, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ सबमिट कर्व की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है L अपॉन n, L अपॉन n। ये अब कहां से निकल के आया, फिर से प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल इक्वल टू होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क का लेंथ अपॉन रेडियस। और ये रेडियस क्या होता है हम लोग को पता होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और एंगल क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है। ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का जो एंगल था जिसको हम डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं वो एंगल है। तो रेडियस इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन हम एंगल लिख सकते हैं, तो सेम बात है L अपॉन n, वहां से वैल्यू आई हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं वैली कर्व के बारे में। वैली कर्व के बारे में बात करते हैं तो वैली कर्व का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई डाउन ग्रेडियंट किसी अदर डाउन ग्रेडियंट के साथ मीट करता है तो वो एक वैली कर्व फॉर्म करता है। वैली कर्व में क्या होता है, जैसे कि उसमें सबमिट कर्व में कन्वेक्स क्या था, अपवर्ड था, कॉन्केव डाउनवर्ड था, यहाँ ठीक उल्टा होता है, कॉन्केव अपवर्ड होता है, कन्वेक्स डाउनवर्ड होता है। वैली कर्व में जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है यानी कि जो डिफ्लेक्शन पॉइंट होता है वो बिलो द कर्व होता है। सबमिट कर्व में क्या हो रहा था, इन्फ्लेक्शन पॉइंट अबव द कर्व लाई कर रहा था। वैली कर्व इज यूजुअली मेड अप ऑफ टू ट्रांजिशन कर्व ऑफ इक्विवेलेंट विदाउट हैविंग सर्कुलर कर्व। वैली कर्व कब बनता है, जब दो ट्रांजिशन कर्व विदाउट किसी सर्कुलर कर्व के बीच में के बिना अगर मीट करते हैं तो वैली कर्व बनता है। क्यूबिक पैराबोला जो होता है वो प्रीफर्ड शेप होता है फॉर वैली कर्व। क्यों, क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किसके केस में, वैली कर्व के केस में। एज पर IRC स्क्वायर पैराबोला इज द आइडियल शेप फॉर वैली कर्व ड्यू टू सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी की वजह से आइडिया एज पर IRC स्क्वायर पैराबोला जो होता है वो प्रीफर केस शेप होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स बोथ एक्ट डाउनवर्ड, दोनों डाउनवर्ड एक्ट करता है। इसके कारण से जब भी आप वैली कर्व यानी कि जब भी आप नीचे आते हैं तो आपको एक डिस्कम्फर्ट फील होता है। क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी दोनों डाउनवर्ड एक्ट करते हैं। तो अगर लेंथ ऑफ कर्व की बात करें वैली कर्व की, तो वैली कर्व का जो लेंथ ऑफ कर्व होता है वो डिपेंड करता है चार कंडीशन पे। सबसे पहला कंडीशन होता है वो होता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस ड्यूरिंग नाइट टाइम, मतलब रात में जो गाड़ी है, क्योंकि साइड जब ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं ना तो आपको सामने से आने वाली व्हीकल या जो आपको ओवरटेक जिसको आपको ओवरटेक करना है वो आपको बहुत ही आसानी से विजुअल होता है। तो इसलिए साइड डिस्टेंस की बात नहीं होती है, यहाँ बात होती है हेडलाइट साइड डिस्टेंस की, आप कितनी दूर देख सकते हैं रात के टाइम में। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस, दूसरा ड्राइवर कंफर्ट, तीसरा क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम और तीसरा एस्थेटिक अपीयरेंस। ये चार कंडीशंस होता है जिसपे कि हम लोग बात करते हैं। तो जो मैथमेटिकली जो कंडीशंस होते हैं वो कंडीशंस जनरली होते हैं ड्राइवर्स कंफर्ट और हेडलाइट साइड डिस्टेंस की वजह से। तो लेंथ ऑफ कर्व अगर हम बात करें ऑन द बेसिस फॉर कंफर्ट कंडीशन की बात करें, ऑन द कंफर्ट कंडीशन की बात करें तो लेंथ ऑफ कर्व इक्वल टू होता है VU अपॉन CR। VU कहाँ था, वेलोसिटी,
जो जिस स्पीड से वो व्हीकल ट्रेवल कर रहा होता, और सी जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है। तो अगर हम बात करें, अगर और हमें पता है कि एल एस इक्वल टू क्या होता है, लाभ जस्ट बात किया था, लेंथ ऑफ कर्व इक्वल टू क्या, सॉरी रेडियस क्या की वैल्यू क्या होती है? एल एस अपॉन एन के बराबर में होती है। तो अगर हम यहाँ पे इस आर की जगह पे अगर हम एल एस अपॉन एन की वैल्यू रख दें, एल एस अपॉन एन की वैल्यू रख दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एल एस स्क्वायर एन वी क्यूब अपॉन सी हो जाएगा। और यहाँ से एल एस की वैल्यू क्या निकल के आएगी? रूट अंडर एन वी क्यूब अपॉन सी, रूट अंडर एन वी क्यूब अपॉन सी, रूट अंडर एन वी क्यूब अपॉन सी। जहाँ से लेंथ ऑफ वेरी कर्व हम आराम से निकाल सकते हैं, एल एस अपॉन रूट अंडर एन वी क्यूब अपॉन सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, जहाँ पे हम वी को किसमें पुट कर रहे हैं? मीटर पर सेकेंड में पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हेडलाइट साइड डिस्टेंस की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड, अगर लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन हेडलाइट साइड डिस्टेंस, अगर लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन हेडलाइट साइड डिस्टेंस, तब आपको लेंथ ऑफ वैल्यू कर्व जो निकल के आएगा वो निकल के एन एस स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल टू 2s टेन अल्फा, जहाँ पे h क्या है? हाइट ऑफ हेडलाइट। हाइट ऑफ हेडलाइट कहाँ से? रोड लेवल से, रोड के सरफेस से हाइट ऑफ हेडलाइट 0.75 मीटर। s क्या है? हेडलाइट साइड डिस्टेंस। अल्फा क्या है? बीम एंगल। बीम एंगल मतलब जब भी आप गाड़ी देखते होगे तो बीम एंगल कुछ इस तरीके से, गाड़ी से जो लाइट निकलती है वो इस तरीके से कोनिकल फॉर्म में निकलती है। ये एंगल जो होता है वो जनरली 1 डिग्री के बराबर, अप्रॉक्सीमेटली 1 डिग्री के बराबर में लिया जाता है, तो आप 1 डिग्री लोगे। अगर लेंथ ऑफ कर्व जो है वो हेडलाइट साइड डिस्टेंस से कम है, तो उस केस में आपको लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यू कहाँ से कितनी आएगी? तो वो वैल्यू आ जाएगी 2s माइनस 2h प्लस 2s टेन अल्फा अपॉन एन। यहाँ पे सब कुछ सेम है। h इक्वल टू क्या है? हेडलाइट साइड डिस्टेंस, अल्फा क्या है? बीम एंगल, और n क्या है? n है डिफ्लेक्शन एंगल की बात हो रही है। मिनिमम लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व की बात करें तो मिनिमम लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व जो होता है वो डिपेंड करता है डिजाइन स्पीड पे, डिजाइन स्पीड पे डिपेंड करता है। और ये रिकमेंडेशन किसके थ्रू मिला? हम लोग को IRC ने ये रिकमेंड किया। इसमें हम लोग के पास में 3 है, एक तो डिजाइन स्पीड का कॉलम आप देख रहे होंगे, दूसरा कॉलम जो है ये मैक्सिमम ग्रेड चेंज मतलब ग्रेडियंट की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगी हमारी मिनिमम लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, क्योंकि वर्टिकल कर्व में ड्रेनेज कंडीशन की भी बात आ रही थी, और ड्रेनेज कंडीशन के लिए को आपको मिनिमम कर्व का मिनिमम लेंथ का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर आप 35 kmph पे आपकी डिजाइन स्पीड है और आपका जो ग्रेडियंट आप प्रोवाइड किए हैं, जो मैक्सिमम ग्रेडियंट आप प्रोवाइड किए अगर 1.5% प्रोवाइड किए हैं, तो लेंथ ऑफ वैली कर्व शुड नॉट बी लेस देन 15 मीटर। 15 मीटर से कम में आप लेंथ ऑफ वैली कर्व नहीं रख सकते। सिमिलरली अगर आप 100 मीटर डिजाइन स्पीड की बात करें और आपने जो मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड किया वो 0.5% प्रोवाइड किया है, तो मिनिमम लेंथ ऑफ वैली कर्व इज इक्वल टू 60 मीटर। ओके, थैंक यू।